Hello you all, this is Mahesh Kumar and once again you are here with me on your own YouTube channel, that is Zenepex Education. Okay, Zenepex Education. Friends, today's topic of our video is Justice Fatima Bibi. Okay, this topic is not so very popular one as compared to others. Okay, but yet it is very important, especially for this year. Okay, because this year she has died. Okay, इस साल इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे भी भारत के नागरिक होने के नाते भारत के विषय में इम्पोर्टेंट जानकारी हमें होनी ही चाहिए, और उसकी दृष्टि से फातिमा बीवी जो हमारा जो कि आज का टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, because she was the first lady to enter the Supreme Court echelons, okay, as a judge. भारत की ये प्रथम महिला जज थी जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। ओके, तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत ही सिंपल सी स्टडी हम इनके बारे में कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज इनकी होना कोई बहुत इतना आवश्यक नहीं है। एक सामान्य सा परिचय हम इनकी लाइफ का और इनकी लाइफ के जो मेन इवेंट्स हैं उनका लेने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो इनका जन्म 30 अप्रैल को हुआ, 30 अप्रैल 1928। ओके, 30 अप्रैल 1928 को इनका जन्म हुआ पाथानामिथिट्टा नामक एक जिला था जो कि उस समय के त्रावणकोर स्टेट में आता था। ओके, पाथानामिथिट्टा एक जिला था जो कि त्रावणकोर स्टेट के अंतर्गत आता था। वहाँ इनका 30 अप्रैल 1928 को जन्म हुआ। ओके, और इस समय ये वर्तमान के केरला राज्य में है। ऐसे ही इनकी जो मृत्यु हुई है वो अभी हाल फिलहाल में ही 23 नवंबर को हुई है, कोल्लम केरला नामक स्थान पे। ओके, कोल्लम जो कि केरला स्टेट का एक राज्य है, वहाँ पे हुई है। 96 ईयर्स की एक राइप एज में ये इन्होंने अपना शरीर त्यागा है। ओके, अगर हम इनकी लाइफ और उससे जुड़ी मेन इवेंट्स के बारे में देखें तो इनकी पूरी लाइफ जो है वो अबाउट अ स्टोरी ऑफ फर्स्ट है। ओके, द होल लाइफ ऑफ जस्टिस फातिमा बीबी इज़ अबाउट द लाइफ ऑफ फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ फर्स्ट। ओके, जहाँ भी ये गई लगभग इन्होंने रिकॉर्ड बनाए। पूरा जीवन ही इनका एक, हम कह सकते हैं, एक रिकॉर्ड अचीवर के रूप में है। ओके, इनके 8 भाई बहन थे और 8 भाई बहनों में ये सबसे बड़ी थी। ओके, 8 भाई बहनों में ये सबसे बड़ी थी और 8 भाई बहनों में से ये 6 बहनें थी। और उस समय के हिसाब से कई बार ये लग सकता है कि जैसे कि वो बहुत ही अनयूजुअल, इनके पिताजी जो थे बहुत ही, हम कह सकते हैं, एडवांस सोच वाले व्यक्ति थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटियों की शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया। वैसे सभी की शिक्षा पे ध्यान दिया, 8 के 8 बच्चों को उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की, पढ़ाए। ओके, बेटियों पे भी उन्होंने स्पेशली ध्यान दिया, जो कि उस समय के हिसाब से एक बहुत ही अनयूजुअल चीज़ थी। ओके, तो अन्ना वेटिल मीरन साहेब इनके पिताजी का नाम था। ओके, her father's name was Anna Betil Meeran Sahib, who was a government employee. ओके, और ये जो थे इनके पिताजी, ये अन्ना चांडी से बहुत ही प्रभावित थे। ओके, अब सवाल आता है कि ये हु वॉज अन्ना चांडी, है ना, अन्ना चांडी कौन थी? तो अन्ना चांडी त्रावणकोर स्टेट की पहली जुडिशियल मजिस्ट्रेट थी, पहली जो जज, महिला जज थी वो थी। ओके, इनसे ये बहुत ही इम्प्रेस थे इनके पिताजी अन्ना वेटिल मीरन साहेब, और इसीलिए इनकी ये इच्छा थी कि इनकी बेटी भी इसी तरह से जुडिशरी डिपार्टमेंट में जाए। ओके, इनकी माँ का नाम खदीजा बीवी था। ओके, हर फादर्स नेम वॉज खदीजा, हर मदर्स नेम वॉज खदीजा बीवी। इन्होंने ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन की इन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, और इसके बाद ये ग्रेजुएशन करने के बाद इसी सब्जेक्ट में यानी केमिस्ट्री में ही पीजी करना चाहती थी। लेकिन इनके पिताजी ने कहा कि आप इससे पीजी करके ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बन जाओगी, एक सामान्य सी, है ना, और आपकी जो प्रतिभा है उसके साथ शायद न्याय ना हो।
इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप लॉ करो और लॉ करके आप लॉ के फील्ड में आगे बढ़ो, लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाओ। ओके, तो इसीलिए इन्होंने अपने पिताजी के कहने पे, पिताजी की अपील पे लॉ में ग्रेजुएशन किया आगे फिर। ओके, लॉ का कोर्स किया और लॉ का कोर्स करने के बाद इन्होंने एज अ लॉयर रजिस्ट्रेशन कराया अपना और प्रैक्टिस की। ओके, उसके बाद इन्होंने जो मुंसिफ जज का जो एग्ज़ाम होता था उसके लिए फॉर्म भरा और अप्लाई करने के बाद उसमें जो रिजल्ट आया, शी वॉज अगेन ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ओके, उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने पूरे स्टेट में फिर से पहली पोजीशन हासिल की। ओके, इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बनी और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बनने के बाद केरला हाई कोर्ट की जज बनी 1983 में। ओके, केरला हाई कोर्ट की जज 1983 में बनी और इसी पद से 30 अप्रैल 1989 को ये रिटायर भी हो गई। ओके, 30 अप्रैल 1989 को 62, जैसे कि आप जानते हैं जो रिटायरमेंट होता है हाई कोर्ट के जज का वो 62 ईयर्स की एज में होता है। ओके, तो इसीलिए सॉरी हमने यहाँ 28 बताया था, 28 नहीं है बल्कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो 27 है। ओके, तो 1989 में अप्रैल में 62 ईयर्स की एज में ये हाई कोर्ट से रिटायर हो गई और उसके बाद 6 महीने के बाद, हाई कोर्ट से रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद फिर इनका सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुआ अक्टूबर 1989 में एज द फर्स्ट महिला जज ऑफ इंडिया। ओके, एज द फर्स्ट विमेन जज ऑफ इंडिया। ओके, सुप्रीम कोर्ट में इनका अपॉइंटमेंट हुआ 1989 में और इसके साथ ही रिकॉर्ड बुक्स में इनका नाम दर्ज हो गया। ओके, क्योंकि ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ओके, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट 28 जनवरी 1950 को हुई और तब से 1989 तक 39 ईयर्स का लंबा समय गुजर चुका था। ओके, 39 साल के बाद भारत को पहली महिला जज मिली और वो थी जस्टिस फातिमा बीबी। ओके, 1992 में इनका रिटायरमेंट हो गया और अपने रिटायरमेंट के बाद ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की सदस्य भी बनी। ओके, एज अ मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद 1997 में तमिलनाडु की गवर्नर बनी। ओके, और राजीव गांधी असैसिनेशन केस में जो कन्विक्ट थी नलिनी एक महिला थी जिन्होंने की जो राजीव गांधी असैसिनेशन था उसमें वो सज़ा याफ्ता थी और उनको मृत्यु की सज़ा दी गई थी। तो इसमें इन्होंने नलिनी के लिए एक थोड़ा उसको रियायत की मांग की, कोशिश की कि बीइंग अ मदर। ओके, देखिए महिला होने के नाते उन्होंने हर मोड़ पे महिलाओं को सपोर्ट करने की कोशिश की और यहाँ भी हालांकि उन्हें पता था कि नलिनी एक अपराधी हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते और वो भी एक महिला की माँ होने के नाते ना, नलिनी की एक बेटी थी, उसके बिहाफ पे इन्होंने कहा कि इसकी जो सज़ा है वो मृत्यु से हटा करके उम्र कैद में बदल दी जाए। ओके, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। 2001 में तमिलनाडु के इलेक्शंस हुए और इसमें एक बार फिर से जस्टिस फातिमा बीबी एक बार फिर से चर्चा में आई यहाँ गवर्नर के तौर पे, और वो इसलिए कि जयललिता जो कि एक घूसखोरी के आरोप में, एक भ्रष्टाचार के आरोप में सजा याफ्ता थी और उन्हें 6 साल तक इलेक्शन लड़ने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। ओके, तो वो एक मेंबर नहीं थी, लेकिन तब भी इन्होंने उनको एज अ मुख्यमंत्री शपथ दिला दी। ओके, हालांकि बाद में ये डिसीजन को रद्द करना पड़ा क्योंकि 6 साल के प्रतिबंध की वजह से जयललिता मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकती थी। ओके, इसी तरह से कुछ ही समय के बाद करुणानिधि जो कि तमिलनाडु के एक और बहुत बड़े नेता थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई और उस गिरफ्तारी में माना जाता है कि जस्टिस फातिमा बीबी का बहुत ही
महत्वपूर्ण रोल था, ओके, एम करुणानिधि की अरेस्ट में। और इन सब विवादों के चलते ही, ये जो विवाद थे, इन विवादों के चलते ही तत्कालीन जो भारत की जो केंद्रीय सरकार थी, उन्होंने इनका रिजिग्नेशन इनसे मांग लिया, ओके, और इन्होंने गवर्नर पद से अपना रिजिग्नेशन दे दिया। अगर हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात कर लें तो इनको कई सारे अवार्ड्स मिले, जिनमें कि सब तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि ये भी कोई इतना ऐसा नहीं है कि कहीं पूछे जाएं, लेकिन हम बस सामान्य से परिचय के तौर पे इनको देख लेते हैं। तो केरला प्रभा इनको दिया गया है, जो कि केरल का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ओके, केरला प्रभा अवार्ड इनको दिया गया है, जो कि केरला का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके अलावा इनको कई डीलिट की ऑनररी जो डिग्रीज हैं वो भी दी गई, ऑनररी उपाधि दी गई इनको। महिला शिरोमणि इनको एक सम्मान है वो दिया गया, भारत ज्योति अवार्ड इनको दिया गया, ओके। इसके अलावा जिस साल आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे, उसी साल जो लेफ्ट की पार्टीज थी उन्होंने इनका नाम भी प्रपोज करने की कोशिश की थी एज अ कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, तो लेकिन ऐसा चर्चा में इनका नाम उस समय आया था, जस्टिस फातिमा बीवी का नाम प्रेसिडेंट के कैंडिडेचर के रूप में। तो ये तो था, देखिए, इनका सामान्य सा परिचय। इनके बारे में जानकारी होना इसलिए हमें ज़रूरी है कि जो विमेन एम्पावरमेंट है ना, हमारी वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें तो वो भी विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो उसी तरह से जस्टिस फातिमा बीवी का भी जो रोल है विमेन एम्पावरमेंट में, लेडीज़ को आगे बढ़ाने में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, ओके। लाखों करोड़ों महिलाओं की ये आदर्श रही, उनके लिए प्रेरणा स्रोत रही, है ना। और इनकी जो हम कह सकते हैं इनकी जो पूरी लाइफ है वो एक प्रेरणा है, एक हम कह सकते हैं कि अपने आप में इंस्पिरेशन का सोर्स है लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए आज भी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो सीलिंग्स थी, बहुत सारी जो पाबंदियां थी उनको तोड़ा, जो मिथक थे बने हुए, जो उस समय लेडीज़ की लाइफ पे ढेर सारी जो पाबंदियां थी उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ी। तो आज भी जैसे कि अगर हम देखें हमारे देश में बहुत सारे कंजर्वेटिव लोग हैं और बेटियों पे, महिलाओं पे तरह तरह की पाबंदियां आज भी लगाई जाती हैं, समाज के नियमों के रूप में कह लीजिए, या किसी की धार्मिक प्रथाओं के रूप में समझ लीजिए, किसी भी तरह से मान लीजिए। तो आज भी महिलाओं पे तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं, उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। ऐसी लेडीज़ के लिए जस्टिस फातिमा बीवी की जो लाइफ है वो अपने आप में एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी प्रेरणादायक स्टोरी है। तो हमें सबको इनके बारे में पता होना चाहिए और इनके जीवन से सीख लेनी चाहिए कि लेडीज़ को आगे बढ़ने में जितनी भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, अपने घर परिवार की जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने में जितनी सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करनी चाहिए। और इस मामले में जनरली जो कंजर्वेटिव समाज है हमारा वो क्या सोचता है, या कंजर्वेटिव तबका जो है भी है समाज का जो हिस्सा है वो क्या सोचता है, उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई जस्टिस फातिमा बीवी बनता है तो उसमें मीरन साहिब जैसे लोगों का या खदीजा बीवी जैसे लोगों का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अगर घर से उनको सपोर्ट नहीं मिली तो होती, अगर घर से उनके पिताजी ने उनको खुली छूट नहीं दी होती कि बेटा अपने जो अपना फेवरेट कैरियर है उसको परस्यू करो, है ना, समाज की परवाह मत करो, तो शायद वे यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ओके। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।